हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम इस वीडियो में हमारा इतिहास और नागरिक जीवन फर्स्ट के यूपी बोर्ड का पार्ट 1 देखेंगे। पाठ का नाम है कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत। तो हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि इतिहास जानने का स्रोत क्या क्या है, आखिर इतिहास होता क्या है। तो बीती हुई बातें या पुरानी बातों को जानने और समझने का साधन होता है इतिहास। तो चलिए हम इस पाठ में इसी का अध्ययन करते हैं। परिवार की पुरानी बातें हम दादा दादी नाना नानी की बातों से जानते हैं, अर्थात जो हमारे घर पर बुजुर्ग लोग हैं, पूर्वज हैं, उनसे हमें पता चलता है हमारे परिवार की पुरानी बातें। समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी और रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। सोचो, अगर हमें आज से हजारों वर्षों पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे। हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं, अर्थात जो अतीत की बातों को बीते हुए समय की जानकारी देते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं, और जो बीती हुई बातें होती हैं उन्हें इतिहास कहते हैं, और उनका जो अध्ययन करता है वो इतिहासकार होता है। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। एक लाइन में हम इतिहास को समझ सकते हैं। कैसे पता लगाते हैं? अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों तथा औजारों द्वारा मिलती है। क्योंकि पहले जो व्यक्ति थे, जो अतीत में ऐसा भी युग था जहाँ पर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो उस समय की बातों को अर्थात उस समय के इतिहास को हम कैसे पता लगाएंगे। तो उनके द्वारा जो छोड़ी गई वस्तुएं होती हैं, जो वो लोग उपयोग में लाते थे उस समय, उन्हीं वस्तुओं से हम उनका इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है, अर्थात जो भी जानकारी प्राप्त होती गई, सामग्री प्राप्त होती गई, उस आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं? तो वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है उसे पूर्व अर्थात प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है, और वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो है किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसी प्रकार जिस काल अर्थात समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। और यहाँ पर जानकारी के रूप में दिया गया है कि पुरातत्व क्या होता है। तो प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है, और इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन काल में मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था।
तो सबसे पहले तो हम पता कर लेते हैं ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभलेख और शिलालेख। ये होता क्या है? जब प्राचीन काल में कागज का आविष्कार नहीं हुआ था और जब मानव लिखना शुरू किया था, तब वो किस पर लिखता था? तो उस समय वो ताड़पत्र, भोजपत्र और ताम्रपत्र का प्रयोग करता था। ये होता क्या है? तो ताड़पत्र का अर्थ होता है ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते। भोजपत्र का अर्थ होता है भुर्ज नामक पेड़ की छाल। ताम्रपत्र का अर्थ होता है तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े। और ये जो बाकी दो हैं, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ये इसका अर्थ है। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों अर्थात टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। आरंभ में मानव ने अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से इन चीज़ों को उकेरा। धीरे धीरे ये चित्र संकेतों, प्रतीकों में बदलते चले गए। अर्थात जब स्टार्ट हुआ था, अर्थात शुरू में मानव ने क्या किया, अपनी जो अंदर की भावना थी, वो जो चीज़ें लिख नहीं पाते थे, उन्हें वो चित्र के माध्यम से दर्शाते थे, अर्थात वो उकेरते थे उन्हें। फिर धीरे धीरे वो चित्र संकेत के रूप में बदलते चले गए और इस प्रकार लिपि का आविष्कार हुआ। इसलिए आरंभिक लिपियाँ चित्रात्मक अर्थात पिक्टोग्राफिक दिखाई पड़ती हैं, जैसे चीनी लिपि, मिस्र लिपि, सिंधु लिपि आदि। आप जिसे पढ़ रहे हैं इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप इसे नोट करिएगा। आप जिसे पढ़ रहे हैं इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। हम किस लिपि को पढ़ते हैं? तो देवनागरी। इसको भी पढ़ लेते हैं। स्तंभ लेख क्या होता है? तो पत्थर के खंभों पर लिखे लेख को स्तंभ लेख कहते हैं और शिलालेख तो पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख को शिलालेख कहते हैं। प्राचीन इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से भी प्राप्त होती है। इतिहास को जानने के स्रोत साधन इस प्रकार हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इतिहास को जानने का स्रोत है। स्रोत का अर्थ होता है साधन, अर्थात किस किस साधन से हम इतिहास को जान सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसको। पहला है पुरातात्विक स्रोत। इसमें है अभिलेख। यह अशोक के रविंदेई अभिलेख का अंश है, जो लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है, से प्राप्त है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। तो यहाँ पर कुछ अक्षर बने हैं, आप इसे देख सकते हैं। ये रुमिनदेई अभिलेख है जो कि अशोक से है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये अशोक का एक अंश है। आगे देखते हैं, आइए इससे कुछ अक्षर पहचानने। दिया गया है इसमें पहला ब्राह्मी लिपि। ये चूँकि हमारे भारत का सबसे पुराना है लिपि। और नीचे दिया गया है देवनागरी लिपि। यहाँ पर 3 चित्र बनाया गया है, अर्थात तस्वीरें हैं, इसी में से लिया गया है और हमें बताना है कि ये होता क्या है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि ब्राह्मी लिपि में है, ये बहुत पहले का है, तो इसे पहचानना हमें पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया गया है देवनागरी लिपि। तो ये जो पहला तस्वीर बना है ये क है और दूसरा तस्वीर ख है और तीसरा तस्वीर व है। ये जो हम अभी भाषा प्रयोग करते हैं, अर्थात जो लिपि पढ़ते हैं, उसके अनुसार है। अभिलेखों से क्या क्या जाना जा सकता है? तो सिक्के एवं मोहरे।
सिक्के और मुहरे पढ़ने से पहले यहाँ पर दिया गया है इतिहास जानने की स्रोत, जो कि यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया, इसे आप नोट कर लीजिएगा ताकि इसको देखते ही आपको पता चल जाए। इतिहास जानने के स्रोत में दिया गया है साहित्यिक और पुरातात्विक। पुरातात्विक में है अभिलेख और दूसरे में है सिक्के एवं मुहरे। साहित्यिक में है धार्मिक, धास्तल, विदेशी यात्रियों। अब हम चलिए सिक्के एवं मुहरे पढ़ते हैं। प्राप्त सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम तथा उसके समय का पता चलता है। अर्थात आप देखे होंगे जो वर्तमान समय के सिक्के हैं उस पर वर्ष लिखा होता है, अर्थात सन लिखा होता है कि ये किस सन का सिक्का है। तो उसी प्रकार जो प्राचीन काल के सिक्के थे उस पर शासक का चित्र और उस पर उसका समय लिखा होता है। तो इससे हम पता करते हैं तो ये जो सिक्का है वो किस समय का है, किस शासक काल का है। सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा सिक्कों की धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इस लाइन का अर्थ ये है कि सिक्के का बनावट कैसा है, उस पर कैसी कला की गई है, इससे जानकारी होती है उस काल की। और सिक्कों की धातु कैसी है, वो सोने का है, तांबा का है या पीतल का है, ये जानकारी प्राप्त करने से उसकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर युद्धखोरी करते हुए दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे हम यह कह सकते हैं कि वह एक अच्छे युद्ध सवार थे। इस प्रकार इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो सिक्के होते हैं वो इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे शिलालेख, पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख। इस सिक्के को देखकर आप और क्या पता कर सकते हैं, बताइए। आगे है कृष्णाकालीन मुद्राएं मेसोपोटामिया से मिली हैं। इनसे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया अर्थात इराक से होता है। पितागिशा, कृष्णा सभ्यता का यह पूरा तत्व गुजरात में स्थित है। यहाँ से कृष्णाकालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे है सारनाथ स्तूप। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस स्तूप जो कि धम्मचक्र स्तूप है, आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। यहाँ पर जो आपको धम्मचक्र दिख रहा है ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक सम्राट ने करवाया था। महान बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। आगे पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत। ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, वस्त्रों एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे में यहाँ पर एक कॉलम बना है। पहले दिया है पुस्तक का नाम, दूसरे कॉलम में लेखक का नाम और तीसरे में काल का विवेचन, अर्थात इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए कॉलम को पढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है धार्मिक साहित्य। पहला है वेद, इसके कोई लेखक नहीं है। इसमें हमें वैदिक कालीन विवरण प्राप्त होता है। रामायण एवं महाभारत, रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि और महाभारत वेदव्यास। इसमें महाकाव्य कालीन समाज के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैन एवं बौद्ध साहित्य या जातक कथा, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है।
धर्मांतर साहित्य, इसमें है अर्थशास्त्र, इसके लेखक है कौटिल्य। इसमें मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है। और ये है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। इसमें है इस्म बतूता, इसे हम इंडिका भी बोल सकते हैं। लेखक है मेगास्थनीज, ये एक यूनानी राजदूत हैं। इसमें समुद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक है। यात्रा विवरण, इसके लेखक हैं फहियान, जो कि चीनी यात्री हैं, गुप्त काल से संबंधित हैं। यात्रा विवरण ह्वेनसांग, ये भी चीनी यात्री हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण। आरंभ में मानव ने अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से इन चीज़ों पर उकेरा। धीरे धीरे ये चित्र संकेतों, प्रतीकों में बदलते चले गए। चूँकि ये लाइन दोबारा हो गया है, इसको टाइप करने में गलत हो गया है, कोई बात नहीं, हम फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर हमने पढ़ा है कि जो हम भाषा पढ़ते हैं, अर्थात जिस भाषा में पढ़ रहे हैं, वो देवनागरी लिपि है। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातात्विक अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, कारखाने, व्यापार, नाप तोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। धन, परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा राजा प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार विचार, जान विझान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इस पूरे लाइन का अर्थ यही है कि उस समय की कृषि को देखकर, पशुपालन को देखकर, व्यापार को देखकर, नापतोल को देखकर आर्थिक स्थिति का वर्णन किया जाता है। और स्त्रियों को देखकर शिक्षा कैसी है, उनका रहन कैसा है, वेशभूषा कैसा है, ये सब देखकर इनके आधार पर सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हैं। उस समय का शासन कैसा था, सुरक्षा कैसी थी, राजा और प्रजा कैसे थे, इस व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति का जानकारी प्राप्त होता है हमें। और उस समय की कला, संस्कृति, आचार विचार, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ क्या करते थे, कैसे होता था, इन सब से धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन होता है। इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म और उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत की घटनाओं से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण कैसे करें जिससे समरसता और शांति को बढ़ावा मिल सके। आगे है कौन पहले कौन बाद में। जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। इस चित्र को देखिए, यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। आगे बोल रहा है किसी भी पूरा स्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इस कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और सैकड़ों साल के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है।
इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। आगे लिखा गया है इतिहास में तिथियाँ। ये इम्पॉर्टेंट है और हमें ध्यान से पढ़ना है। इतिहास में कुछ तिथियाँ ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईस्वी में। ईसा पूर्व का तात्पर्य है ईसा मसीह अर्थात ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं के जन्म से पहले का समय। इसे अंग्रेजी में बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। तो हमें समझना है कि ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, और इसे अंग्रेजी में बीसी लिखते हैं यानी बिफोर क्राइस्ट। इसी प्रकार ईस्वी को अंग्रेजी में एडी लिखा जाता है। एडी लैटिन भाषा के दो शब्द एनो डोमिन से बना है। एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हम ईस्वी का या एडी का प्रयोग करते हैं। आगे इसमें दिया गया अभिलेख। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। प्रायः सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। पूरा स्थल वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पूरा स्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। आगे है और भी जानिए। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये अलग से जानकारी है और महत्वपूर्ण है। आगे नीचे शब्दावली दिया गया है, इसे भी पढ़ लेते हैं। संग्रहालय ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान। धर्मांतर साहित्य अर्थात धार्मिक साहित्य से भिन्न साहित्यिक ग्रंथ। और नीचे अभ्यास प्रश्न है, इसको आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको यहाँ पर इसका प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। नीचे दिया गया स्वाध्याय प्रश्नों के उत्तर। ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, इसे हम देख लेते हैं। अभी दिया है प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों। तो हमने पढ़ा, तो हमें इसकी जानकारी है तो हम लिख लेंगे। प्राकृतिक साधन जैसे पत्थर, चट्टान, धातु आदि पर। आगे है मूत्र भांड जैसे कि मिट्टी के बर्तन, हड्डी, हाथी के दांत, राव आदि पर। उद्देश्य, उनका उद्देश्य क्या था? क्योंकि उस समय कागज उपलब्ध नहीं था, धर्म और व्यापार का उपयोग था। प्रश्न ख है, पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना है? तो सम्राट अशोक के शिलालेख यानी धम्म लिपि के बारे में जाना। अगला है इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, ये हमें उस समय की शासन व्यवस्था, भाषा, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था, व्यापार, कला आदि के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं। प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो वो था इंडिका, हमने बताया भी। अगला है इतिहास जानने के पुरातात्विक व साहित्यिक साधनों अर्थात स्रोतों का वर्णन कीजिए। हमने यहाँ पर लिखा है पुरातात्विक साधन सिक्के, अभिलेख, भवनों के अवशेष, मूर्तियाँ, बर्तन, औजार,
गुफा चित्र, शिलालेख आदि। साहित्यिक स्रोत हैं धार्मिक साहित्य जैसे वेद, यात्रा विवरण जैसे फाहन आदि, राज तरंगणी अर्थशास्त्र, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, लोक कथाएं, पुराण आदि। तो इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ा और इसमें कुछ प्रश्न थे जो कि स्वाध्याय थे, हमने उसका उत्तर भी जाना। अगर आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर उपलब्ध है। तो मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद दोस्तों।